Hello, dear students. Good morning. Once again, welcome you to the online classes conducted by your school, Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are feeling quite better. Dear students, today we will discuss a grammar topic, sentence. What is sentence? ये पढ़ेंगे आज हम. सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम जानते हैं कि इंग्लिश भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, और इन 26 लेटर्स की जो माला होती है उसको हम वर्णमाला बोलते हैं, अल्फ़ाबेट बोलते हैं. तो आपसे कई बार पूछा जाता है इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, आप कहते हो 26 हैं, 26 हैं. नहीं, 26 तो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट तो केवल एक है. वर्णमाला तो एक ही होती है, हिंदी में भी एक ही वर्णमाला है. तो हमने ये भी कल पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, वो होती है लेटर. लेटर को हम क्या कहते हैं, वर्ण. ठीक है, ABCDEFGH ये सब क्या है, छोटी यूनिट है. फिर कई लेटर से मिलकर क्या बनता है, कई लेटर से मिलकर बनता है वर्ड. और कई वर्ड्स से मिलकर क्या बनता है, कई वर्ड से मिलकर बनता है हमारा सेंटेंस. आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे. और कई सेंटेंसेस से मिलकर क्या बनता है, पैराग्राफ. पैराग्राफ बनता है. तो आज का हमारा विषय है सेंटेंस. जैसा कि आप जानते हैं, वाक्य हिंदी में आपने पढ़ भी रखा है. वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य का मतलब है शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ देता हो, सार्थक अर्थ देता हो. मतलब कई शब्द हो गए इकट्ठे, जैसे राम इज ए गुड बॉय. ये देखो 1 2 3 4 5 शब्द हो गए. 5 शब्दों से मिलकर एक वाक्य बन गया. लेकिन वाक्य तब तक नहीं बनेगा जब तक ये शब्द सार्थक शब्द नहीं देगा, क्योंकि जो सेंटेंस है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. डेफिनेशन क्या है इसकी, सेंटेंस की? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, दैट गिव्स कंप्लीट या प्रॉपर, दैट गिव्स कंप्लीट या प्रॉपर, या हम कहें मीनिंगफुल सेंस. शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंगफुल सेंस देता हो. जैसे ये शब्द है, 5-6 शब्द हैं, इन 5 शब्द को मिलकर एक वाक्य बना, क्योंकि ये मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है. राम एक अच्छा लड़का है, मीनिंग निकल गया. अगर हम इस वाक्य को ऐसे लिखें, गुड राम इज बॉय ए, तो देखो पांचों शब्द तो वही हैं. 5 शब्द इसमें हैं, 5 शब्द इसमें थे. शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. लेकिन ये वाक्य, ये शब्दों का समूह हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, अर्थ नहीं दे रहा है. इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है. आप देख भी रहे हैं, गुड राम इज बॉय ए, इसका अर्थ कब निकलेगा, जब हम शब्दों को उचित क्रम में रखेंगे. क्योंकि आपने सेंटेंस की बातें आगे और भी डिस्कस करेंगे हम, और पहले भी पढ़ी हैं कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट होता है. और इनका एक क्रम होना चाहिए. सिंपल वाक्य में सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है और फुल स्टॉप. तो ये क्रम बना हुआ है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट. अगर हम क्रम उल्टा करेंगे
जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट हमने यहाँ ले लिया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ ले लिया, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, तो ये उल्टा क्रम हो गया, तो ये वाक्य नहीं है क्योंकि ये कोई अर्थ नहीं दे रहा। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस जो है शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक सार्थक अर्थ देता हो, जो एक प्रॉपर और मीनिंगफुल सेंस देता हो, उसी को हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। क्योंकि ये सार्थक अर्थ नहीं दे रहा है ये वाला, इसलिए हम इसको वाक्य नहीं कह सकते। हालांकि ये शब्दों का समूह जरूर है लेकिन सार्थक अर्थ नहीं दे रहा। ये शब्दों का समूह सार्थक अर्थ दे रहा है, इसलिए हम इसको वाक्य कह सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, शब्दों का समूह वाक्य तब तक नहीं कहलाएगा, सेंटेंस तब तक नहीं कहलाएगा जब तक कोई वो सार्थक मीनिंग नहीं देता हो। तो उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब कुछ और हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार स्वयं ग्रहण करते हैं। उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। अब जब हम किसी को अपनी बात कहते हैं तो किससे कहते हैं? शब्दों के समूह से कहते हैं, वाक्यों से कहते हैं। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि वाक्यों का एक ऐसा समूह जो सार्थक मीनिंग दे, ताकि हम उस बात को बोलें तो दूसरा समझ सकें और वो हम अपनी बात को कह सकें, हम अपनी बात को कह सकें, तभी वो वाक्य बनेगा। इंसान जो है अपने विचारों को लिखकर या बोलकर दो तरीके से व्यक्त करता है। या तो हम शब्दों को लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, या बोल करके समझाते हैं। तो अगर हम सेंटेंस के बारे में बेसिक बात करें तो इंग्लिश में मैंने बताया 26 लेटर्स होते हैं, परंतु ये जो लेटर्स हैं ये इन लेटर्स से मिलकर वर्ड बनता है और फिर वर्ड से सेंटेंस बनता है, सेंटेंस से मिलकर पैराग्राफ का निर्माण होता है। अब इस वाक्य को देखिए, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। अब इस वाक्य में ये वाक्य सार्थक है क्योंकि अपना अर्थ दे रहा है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसका भी अर्थ निकल रहा है। माई ब्रदर इज़ ए वेरी गुड सिंगर, इसका भी अर्थ निकल रहा है, मेरा भाई बड़ा अच्छा सिंगर है। रोहित विल गो टू मार्केट टुमारो, रोहित कल मार्केट जाएगा, इसका भी हम अर्थ निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। यू आर माई बेस्ट टीचर, आप मेरे सबसे अच्छे टीचर हैं। तो इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि सारे जो शब्द हैं वो क्रम में लिखे गए हैं और उनका सही सार्थक अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें, पहला हमने वाक्य लिखा था राम इज ए गुड बॉय, अगर हम लिख दें गुड राम बॉय इज ए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। आई एम गोइंग टू स्कूल, इसको अगर हम ऐसे लिख दें टू स्कूल गोइंग एम आई, शब्दों का तो समूह है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो जब तक शब्दों के समूह का अर्थ नहीं निकलेगा तब तक हम उसको वाक्य नहीं कह सकते। और शब्दों का अर्थ तभी निकलेगा जब हम शब्दों को उचित क्रम में रखेंगे, उनको उचित क्रम में वाक्य में इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने बताया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस एंड मीनिंगफुल सेंस। अब देखो इस वाक्य को देखते हैं हम पहले को। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, समय दिया है, क्रम तो सही है वाक्य शब्दों का, लेकिन क्रम के अनुसार तो ये ठीक लग रहा है, ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा है, निश्चित ऑर्डर में सारे शब्द भी रखे गए हैं, लेकिन यह एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है क्योंकि कोई इंसान 1500 वर्ष जिंदा नहीं रह सकता। तो हम कह सकते हैं ये वाक्य नहीं है। 5 और 5 15 नहीं होते, 5 and 5 is 11। 5 और 5 11 नहीं होते, 5 और 5 10 होते हैं। अगला वाक्य है आई एट 1000 मैंगोज टुडे, मैंने आज 1000 सेब खाए। तो ये भी कोई
सार्थक बात नज़र नहीं आ रही है। एक आदमी एक दिन में 10,000 आम नहीं खा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए उचित क्रम के साथ साथ उसका कोई एक उचित अर्थ भी स्पष्ट होना जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस, इसको हम कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को एफर्मेटिव वाक्य भी कहते हैं। इसको पॉजिटिव वाक्य भी कहते हैं। कैसे? पहला लेते हैं सेंटेंस का प्रकार असर्टिव सेंटेंस। जिस वाक्य में किसी घटना, किसी तथ्य और किसी वस्तु का वर्णन नकारात्मक या सकारात्मक तरीके से किया जाए तो उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अधिकांश ना और हा का भाव ही देखने को मिलता है। अब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसको हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वीकृति होती है, हाँ में होता है। दूसरा है नकारात्मक वाक्य नेगेटिव, उसमें जो है बात ना में होती है, इसलिए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के भाग हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए, जिन वाक्यों में किसी घटना, तथ्य और वस्तु का वर्णन नकारात्मक या स्वीकारात्मक तरीके से किया जाता है तो उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में अधिकांश ना और हाँ का भाव ही देखने को मिलता है। जैसे मैंने अभी बताया, असर्टिव में पहला है अफर्मेटिव जिसमें स्वीकारात्मक बातें होती हैं, दूसरा है नेगेटिव जिसमें नकारात्मक बातें होती हैं। जिन निम्न वाक्यों को देखिए ध्यान से। राम इज़ गोइंग टू स्कूल बाई साइकिल, राम साइकिल से स्कूल जा रहा है। माई ब्रदर इज़ ए टीचर, मेरा भाई एक अध्यापक है। मोहन गोज़ टू हिज हाउस बाई बाइक, मोहन अपने घर बाइक से जाता है। तो आपने देखा कि इन वाक्यों में सकारात्मकता का बोध है, इनमें हाँ में जवाब मिल रहा है, इसमें नेगेटिव ना की कोई बात नहीं है। अब असर्टिव सेंटेंस जैसा कि मैंने बताया था 2 प्रकार के हैं। एफर्मेटिव में देखिए, एफर्मेटिव को हमने सकारात्मक बताया है। जिस वाक्य में स्वीकारात्मकता का भाव हो, अर्थात जिस वाक्य में केवल पॉजिटिव या हाँ का भाव हो, उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप जरूर रहता है। एफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। आई रीड बुक इन द स्कूल, राम गोज़ टू फील्ड डेली फॉर वॉक, माई ब्रदर इज़ ईटिंग फूड इन द हाउस। ऊपर जितने भी ये वाक्य हैं ये सभी क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इनमें स्वीकारात्मकता का भाव है, क्योंकि इन वाक्यों में कहीं पर भी नकारात्मकता का भाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें नेगेटिव सेंस दिया होता है। जिन वाक्यों में नकारात्मकता या नहीं होने का भाव हो तो ऐसे वाक्यों को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस प्राय नोट लगाने से बनता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जिनमें बिना नोट के हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यू आर नॉट माई ब्रदर, नोट लगा करके नेगेटिव बन गया। यू डिड नॉट गो टू मार्केट, नोट लगा करके नेगेटिव बन गया। आप मार्केट नहीं गए। शी डज नॉट लव मी, वो मुझसे प्यार नहीं करती। सब में नेगेटिविटी का भाव है, नोट लगा हुआ है। और कई बार ऐसे भी हैं, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें नोट नहीं होता लेकिन कुछ और होता है। सम नेगेटिव सेंटेंस विदाउट यूजिंग नोट, जैसे आई हैव नो मनी, यहाँ पर नोट नहीं है लेकिन ये नेगेटिव वाक्य है, नकारात्मकता का भाव है, मेरे पास पैसे नहीं है। नोट नहीं है लेकिन फिर भी इसमें नकारात्मकता का भाव किससे आ गया? नो से आ गया। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हिज अराइवल, यहाँ भी नो आ गया। नोट नहीं है लेकिन नो ने नकारात्मकता का भाव दिखा दिया, उसके यहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। यू नेवर कम फ्रॉम स्कूल इन ऑन टाइम, तुम स्कूल से कभी समय पर नहीं आते हो, यहाँ पर नेवर को इस्तेमाल किया है नोट की जगह। राम हार्डली गो देयर, राम वहाँ बिल्कुल नहीं जाता। हार्डली का मतलब ही नेगेटिव होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये तो हमने पढ़ा पहला प्रकार सेंटेंस का, और पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस
या जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हमने पढ़े, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा पढ़ा हमने नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें हमें ऑर्डर, कमांड, एडवाइस या रिक्वेस्ट आदि का भाव इनमें दिखाई देता है, देखने को मिलता है। और प्रोहिबिशन आदि का भाव भी देखने को मिलता है। प्रोहिबिशन होता है नकारात्मक, निषेध करना। तो हम ऐसे वाक्यों को जिनमें एडवाइस हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, प्रोहिबिशन हो, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्पेरेटिव सेंटेंस की एक खास बात ये होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो यू होता है। जैसे सिट हेयर, यहाँ बैठो, तो किसी को कहा गया है, मैं कह रहा हूँ सिट हेयर, तो यू होता है इसमें, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है ना वो यू होता है, लेकिन वो यू वाक्य में साइलेंट रहता है। मतलब इसमें हम कोई सेंटेंस बनाते समय इसमें यू को नहीं लिखते हैं। जैसे यू सिट हेयर नहीं लिखा हमने, खाली यही लिखा सिट हेयर। यू गो देयर नहीं लिखा हमने, खाली लिखा गो देयर। कम हेयर, गो टू स्कूल टुडे, स्टैंड अप, तो यहाँ पर हमने यू नहीं लिखा। तो इसमें सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन वो साइलेंट होता है। आज्ञासूचक वाक्य जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, जैसे प्लीज़ गिव मी सम वाटर, ये आज्ञासूचक वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट दिखाई गई है, रिक्वेस्ट का भाव बोध हो रहा है। प्लीज़ गिव मी योर पेन, इसमें भी रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है। तो जिन वाक्यों में रिक्वेस्ट का बोध होता हो उनको क्या कहते हैं? हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एडवाइस वाले वाक्यों को भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हेल्प द पुअर फैमिली, ये सलाह दी गई है गरीब परिवार की मदद करनी चाहिए। वर्क फॉर सक्सेस, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ये एडवाइस है। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस में प्रोहिबिशन का भी बोध होता है, निषेधाज्ञा का भी बोध होता है। जैसे डोंट स्मोक इन दी स्कूल, आज्ञा नहीं है स्कूल में स्मोक करने की। डोंट पक फ्लावर, फूलों को तोड़ने की आज्ञा नहीं है। डोंट डिस्टर्ब द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को डिस्टर्ब नहीं करना है, आज्ञा नहीं है, तो प्रोहिबिशन है, मनाही है। तीसरे प्रकार का जो वाक्य होता है, पहला हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग पढ़े थे, नेगेटिव और एफर्मेटिव। फिर हमने दूसरा पढ़ा इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन हो। अब तीसरा जो प्रकार है वाक्य का, सेंटेंस का, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपने खूब पढ़े हैं ऐसे वाक्य, खूब लिखे भी हैं। इनके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए उनको इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे हम कहें डू यू लव मी, ये इंटरोगेटिव वाक्य है, इसमें प्रश्न पूछा गया क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। आपको बता दें कि किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार से हो जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक तो डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। मतलब डायरेक्ट इंटरोगेटिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट सामने है, इसमें कर्ता भी है और सुनने वाला भी है, कहने वाला भी है और सुनने वाला भी है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना। जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर हाँ या ना में मिले तो हम उसको डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। ध्यान रहे, डायरेक्ट क्वेश्चन वाले वाक्य कैसे होते हैं? जब हम किसी से प्रश्न पूछें और उसका उत्तर हाँ या ना में मिले तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं उसको। डायरेक्ट क्वेश्चन में इंग्लिश सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है, और अंत में इंटरोगेटिव मार्क्स लगाना जरूरी होता है। हिंदी के जैसे वाक्य है उसमें क्या सबसे पहले आता है? देखो कुछ उदाहरण। आम गोइंग टू हाउस, अब हेल्पिंग वर्ब पहले है फिर सब्जेक्ट है, इसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, नो, यस। तो ये क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन वाला प्रश्नवाचक वाक्य है।
आर यू गो टू मार्केट डेली, क्या तुम रोज़ाना मार्केट जाते हो, हम कह सकते हैं ना या हाँ। तो जिस प्रश्नवाचक वाक्य का आंसर हम हाँ या ना में दें वो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, और जिस वाक्य का जिस प्रश्न का आंसर हमें हाँ या ना की बजाय कुछ और शब्दों से देना पड़े तो हम उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले वाक्य कहते हैं। मतलब डिटेल से देना पड़े, केवल हाँ ना में नहीं। जैसे इसने कहा कि वाज राम ए टीचर, क्या राम एक अध्यापक था, हमने कहा हाँ, आंसर हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हमें विस्तार से जवाब देना पड़ता है। जैसे वाई डज राम गो टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जाता। अब इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। हम उत्तर में लिखे हाँ गलत है, ना गलत है, क्योंकि पूछा है क्यों नहीं जाता। उसको हमें विस्तार से बताना पड़ेगा कि राम डज नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ फीलिंग इल। तो ये लंबा चौड़ा विस्तार से हमने उसको उत्तर देना पड़ता है। वाई एज सीता गॉन, सीता क्यों चली गई, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। हम कहेंगे सी हैज़ एन अर्जेंट वर्क एट होम सो सीता हैज़ गॉन। तो हमें लंबा चौड़ा जवाब देना पड़ता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन वाले और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाले। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन में अक्सर जो प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं उनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जैसे व्हाट क्या, हु कौन, विच को कौन सा, होम हुज, वेयर, वाई, हाउ, WH शब्द होते हैं ये, क्योंकि WH से इनकी शुरुआत है। व्हाट में WH है देखो शुरू में, हु में WH है, विच में WH है, तो ये WH प्रश्नवाचक शब्द बोले जाते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ फार, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस, ये सब क्या हैं, ये सब WH क्वेश्चन वाले वर्ड हैं, और इन्हीं से ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है, ऐसे सेंटेंस की शुरुआत इससे इन्हीं शब्दों से होती है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, हु इज़ योर फादर, इस तरह से इन वाक्यों की शुरुआत। विच इज़ दी बेस्ट रेसलर, कौन सा सबसे अच्छा रेसलर है, होम डू यू हेट, हुज पेन इज़ दिस, वेयर आर यू गोइंग, वाई डू यू मेकिंग नॉइज, हाउ आर यू। तो ये सब जो है ना, ये WH प्रश्नवाचक वर्ड हैं, इन्हीं से ऐसे वाक्यों की शुरुआत होती है। अगला है ओपेटिव सेंटेंस। ओपेटिव का अर्थ है इच्छा, मतलब ऐसे वाक्य जिनमें इच्छा का बोध हो, जैसे शुभकामनाएं हैं, इच्छाएं, प्रार्थनाएं, दुआ, अभिशाप, कर्स जैसी भावनाएं उत्पन्न होती हों, ऐसे वाक्यों को हम ओपेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओपेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे यह दिन बार बार आए, ये हमारी शुभकामना है, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसी तरह हम कहें मे यू लिव लॉन्ग, हमने प्रार्थना की है भगवान करे तुम लंबे समय तक जिंदा रहो, लंबी आयु दे भगवान तुम्हें। विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, ये भी हमने विश की है। तो ओपेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी शुभकामना, इच्छा, प्रार्थना, दुआ, अभिशाप जैसी भावना उत्पन्न हो, उसको हम ओपेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस के जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि बोधक वाक्य है। इसमें हमारे मन के सडन जो फीलिंग्स हैं वो बाहर निकलती हैं। सडन फीलिंग्स, चाहे वो सरप्राइज़ की फीलिंग हो, चाहे खुशी की फीलिंग हो। जब हम किसी चीज़ को देखकर हैरान होते हैं तो एकदम से हमारे मुंह से जो फीलिंग, भावना, शब्द निकलते हैं, खुशी में, दुख में हाय, एंगर में गुस्सा, क्रोध, रिग्रेट, पश्चाताप, कॉन्टेप्ट, घृणा, छी, हाय। तो ये जो भाव निकलते हैं ये हमारे दिल से निकलते हैं, अचानक के भाव होते हैं, हैरानी प्रकट करने वाले भाव होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये लड़की कितनी सुंदर है। हुर्रा, हुर्रे, वी वॉन दी मैच, अरे वाह हमने मैच जीत लिया, अरे वाह, ये हमारे दिल से निकली है बात। एट लास्ट, आखिरकार, वर्क स्टार्टेड, काम शुरू हो गया। वाह, दिस शर्ट इज़ वेरी शाइन, वाह व्हाट ए फाइन शॉट, एलास सी डाइड। तो ये जो एलास है, वो है, ग्रेट है, हुर्रा है, हाउ ब्यूटीफुल है,
ये ऐसे शब्द हैं जो हमारे दिल की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, विस्मय की भावनाओं को व्यक्त करते हैं, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम विस्मय आदिबोधक वाक्य कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये सेंटेंस जो है समझ में आ गया होगा। सेंटेंस किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स ए मीनिंगफुल और प्रॉपर सेंस। फिर हमने इसके प्रकार पढ़े, एसेरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ओपेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इनको जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे या अपनी ग्रामर बुक में देखेंगे तो सेंटेंस का जो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस आपको आ गया है। सेंटेंस क्या है बेटे? शब्दों का एक ऐसा समूह है, शब्द हैं इसमें 10, 5, 7, 8 सब, और उन शब्दों के समूह का कोई सार्थिक अर्थ निकलता हो तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो हमने वाक्य को डिटेल से आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय।